राकेश बेदी। हाय। घर छोड़ के भाग जाएंगे? कैसी बात करते हैं शर्मा जी आप? वेल नोन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। ह्यूमर ना अगर उसमें हल्का सा पेन डाल दिया जाए ना तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। चश्मे बुद्ध एक कल्ट फिल्म थी, उसने एक नया जॉनर क्रिएट किया। आग यहाँ लगी है और कयामत वो देखो। चश्मे बदूर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिनिमम 500 करियर लॉन्च किए होंगे। संजीव कुमार के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितने नॉन प्रिटेंशियस एक्टर थे। ये बटन दबाया और एक्टिंग चालू, बटन दबाया बंद। उनका रोमांटिक एंगल भी है ना। लड़की एंटर हुई तो उसने कुछ शॉर्ट सी स्कर्ट पहनी हुई थी, तो लड़की ने दूर से मुझे हाय हाय राकेश हाय ऐसा कुछ किया। कौन है? सर मेरी फ्रेंड। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। पूरा एक्शन पूरा सीन में क्या इमोशनल कट कौन है? एक दूसरे के लिए कैसे हुई? अनिल बड़ा अच्छा दोस्त मेरा, उसका फोन आया कि मैं घर पे आ रहा हूँ और मुझे एलवी प्रसाद जी को मिलने जाना है। मेरा क्या लेना देना यार। उसके पास काले रंग की एम्बेसडर थी, उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि पेट्रोल मैं डलवाता था। मैं जाके ऑफिस में बाहर बैठ गया, वो अंदर उनके कैबिन में चला गया। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी प्रसाद जी की। हमारी फिल्म में बड़ा अच्छा रोल है तो आप कॉमेडी कर लेंगे ना? मैं पागल हो गया। आप उसे मिटाइएगा नहीं वरना हमारे सारे अरमान मिट जाएंगे। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक दूजे के लिए कितनी बड़ी हिट थी। मुझे डेथ थ्रेट आए, इसको हम मारेंगे क्योंकि इसकी वजह से लवर्स मिल नहीं पाए। ये जिंदगी में लोग आपके प्यार में पड़ गए एज अ ब्रदर इन लॉस कैरेक्टर। आज का दिन मनाने के लिए लोग अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे लोग नौकरी से बड़ी जल्दी निकाल दिए जाते हैं। हमारे राइटर थे ये जो जिंदगी के, उन्होंने कहा बेटा ये एक बात याद रखना, हर घर में एक राजा होता है, या बच्चे की शक्ल में होता है या बुड्ढे की शक्ल में होता है। यानी मैं गलत घर में नहीं घुसा है। बड़ी किस्मत वाले हैं वो लोग आप जिनके घर में नहीं घुसते। श्रीमान श्रीमती, वो भी बहुत कमाल का शो था। अब हैंडमेड हस्बैंड ना एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है। Doll, come on. You're so pretty. Don't be so petty. मैं बड़ा परेशान कैसे करूं। उसी दिन शाम को एक हीरोइन की शादी थी, उसके हस्बैंड बोला Hello everybody. कोई यहाँ से खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। I'm telling you now. है आपने सबने खाना खाना ओके? यही आदमी है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है सबके लिए मैं ही ऑर्डर करता हूँ। अच्छा बहुत ही कमाल पकड़ रही है तुम्हारी थिएटर में। टेलीविजन जो है वो आपको पॉपुलैरिटी देता है और थिएटर जो है वो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए है। काफी अच्छे पोएम्स तुमने लिखी हैं। तेरे कई राज ऐसे भी हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं करते, जो खुल गए तो बंद होगा नई गलियों से गुजरना। हम दोस्तों को याद किया कर इस उम्र में, खुदा को नहीं। उसने गलती से भी याद कर लिया तो पड़ेगा तुझे निकलना। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू अगेन फॉर माय शो द अशोक पंडित शो। बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का जिस तरीके से आपने मेरे शो को सराहा और लाइक किया और जैसे आपने रिस्पॉन्ड किया मेरे शो को, पिछले एपिसोड्स को। दोस्तों आज मेरे इस शो में मेरा एक दोस्त है जिसकी जर्नी का मैं साक्षी हूं। मैंने भी ग्रो किया इस एक्टर के साथ, सीखा इससे, अच्छे शोज हमने साथ में किए। बहुत मन था मुझे कि मेरे इस पॉडकास्ट में मेरा ये दोस्त आए और हम लोग बैठ के गप्पे मारे और पुरानी यादों को ताज़ा करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेल नोन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश बेदी। हाय। बेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आपने मेरे इस शो को, इस पॉडकास्ट को। तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, तुमको टाइम नहीं दूंगा तो किसको टाइम दूंगा यार, मुझे बताओ। राकेश, पैदाशी कहाँ की और शुरुआत कैसे हुई? पैदाइश तो दिल्ली की है यार, और
शुरुआत जहाँ तक एक्टिंग का ताल्लुक है, तो मुझे ऐसा याद ही नहीं है अशोक कि मैंने ज़िंदगी में कुछ और सोचा हो या किया हो। बीच में एक बार थॉट आया था कि मैं कुछ माइनिंग इंजीनियर बन जाऊँ, कि मेरे फादर एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, तो मुझे लगा वो ज़मीन के ऊपर है, मैं ज़मीन के नीचे जाने की कोशिश करूँ। You know? लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो बस एक ही थॉट था कि एक्टर बनना है। और लेकिन मैं कभी लाइफ में स्टार स्ट्रक नहीं हुआ। जैसे होता ना एक आदमी के, मैं आप किसी हीरो को देखकर आप हीरो बनना चाहते हो इसलिए आप एक्टर बन रहे हो, एक होता है बचपन में यार, Inspirations होती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मेरे आइडल थ्रू आउट माई ग्रोइंग डेज चैपलिन रहे। ओके। और चैपलिन की एक्टिंग नहीं, एक्टिंग तो चैपलिन की पूरी दुनिया देखती थी, हंसती थी उसके ऊपर। मैं चैपलिन की सोच से बड़ा इम्प्रेस था। ये आदमी, यार ये सीन इसने लिखा कैसे है, यू नो, कि एक पकड़ा गया कहीं पर, एक आदमी फंस गया है, और वो क्या कैसे उसने लिखा, कैसे एग्जीक्यूट तो चलो किया, वो तो अच्छा सब दुनिया देख रही है। लेकिन मैं चैपलिन की हमेशा मैंने पीछे की सोच में झांकने की ज़्यादा कोशिश की, यू नो। तो मतलब इट वाज मोर ऑफ अ लाइक आई वांट टू एक्ट, आई वांट टू बी अ सीरियस गुड एक्टर, लाइक यू नो, ऐसा एक थॉट था। मतलब पिथॉस को, ट्रेजेडी को वो किस तरीके से ह्यूमर में कन्वर्ट करता था? यू मीन टू से दैट? इसी क्या होता है कि ह्यूमर ना, अगर उसमें हल्का सा पेन डाल दिया जाए ना, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। वरना तो आप तो किसी फोड़ बात पे भी हंस सकते हो, you know? आप किसी एक वल्गर जोक पे भी हंस सकते हो, देयर इज अ मैसेज हियर। लेकिन वो बहुत मोमेंट्री होगा। Yeah. लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार वो ऐसी एक बात जो मुझे सालों तक याद रहे, तो उसमें कुछ एक डालना पड़ेगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ तुम चैपलिन का, कि चैपलिन को एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके हाथ में हथकड़ी बांध दी। अब हथकड़ी का एक जो वो है, Side है। एक कड़ा है, वो चैपलिन के हाथ में है, और दूसरा हवलदार के हाथ में। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, उसको थाने लेके जा रहा है वो। करेक्ट, करेक्ट। रास्ते में हवलदार को कुछ काम पड़ा, या तो एक दुकान के सामने गया। हाँ, ठीक है, अब हवलदार जिस दुकान के सामने खड़ा है, तो उसके सामने सिर्फ हवलदार है, चैपलिन दूसरी दुकान के सामने खड़ा है। मतलब बीच में दीवार है, दो दुकानें हैं, करेक्ट। इस दुकानदार के सामने हवलदार खड़ा है, और इस दुकानदार के सामने चैपलिन खड़ा है। हाँ, तो चैपलिन जहाँ खड़ा है, तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई। तो जैसे वो दुकानों पे मर्तबान पड़े होते हैं जिसमें टॉफियां पड़ी होती हैं, Correct. चॉकलेट पड़े, तो उसको वो खानी है टॉफी। हाँ, तो उसने वो बोला मुझे वो चॉकलेट दे। तो दुकानदार ने कहा पैसे दो, उन्होंने कहा पैसे नहीं है। हाँ, छोटी बच्ची ने बोला पैसे नहीं है। करेक्ट। तो चैपलिन ने उसका मर्तबान का ढक्कन खोल दिया, और बच्ची को लगी, ले बेटा, ले और ले, ले और ले, तो सब दे दिया उसको। तो दुकानदार ने कहा पैसे, बोला पैसे तो भैया ये है, मैं तो जेल जा रहा हूँ। और टाइमिंग अब ये देखिए, अब ये राइटिंग का कमाल है ना, या कि ये मुझे अभी भी बात ये याद है करेक्ट, कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे यार, मैंने बच्ची को तो खुश कर दिया, लेकिन मैं तो जेल जा रहा हूँ भैया। करेक्ट। राकेश, नॉर्मली जब कोई बंदा पूछता है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि ऐसा करो, पहले आप थिएटर करो और नाटक करो, कुछ सीखो, उसके बाद जो है आपको टेलीविज़न और सिनेमा में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ तक तुम्हारा किस्सा है, केस है, यू स्टार्टेड योर करियर विद सिनेमा। स्कूल कॉलेज में प्ले वगैरह किए होंगे आपने, बट दैट इज़ नॉट द रियल एस्पेक्ट ऑफ इट। सिनेमा से वहाँ पर सक्सेस होने के बाद देन यू केम टू टेलीविज़न, टेलीविज़न के बाद यू केम टू थिएटर इन फुल फॉर्म। तो रिवर्स एंगल जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही कम ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सिनेमा से दे हैव कम रिवर्स एंगल में टू थिएटर। तो ये जो जर्नी है, जब आप दिल्ली से निकले और आपने डिसाइड किया कि आपको सिनेमा इंडस्ट्री में जाना है, व्हाट inspired you to go to FTI, and what was your experiences in FTI?
वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ क्या जो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जैसे रहे, एंड हाउ डिड यू ट्रैवल योर एंटायर जर्नी थ्रू आउट व्हेन यू आर इन एफटीआई? कुछ अच्छे इंसिडेंसेस, योर आपकी यादें, लोगों के साथ मिलना जुलना, जो भी कुछ। हाँ, मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो आई वांट टू करेक्ट यू कि मेरी रिवर्स जर्नी नहीं है। ओके मैं एफटीआई जाने से पहले भी दिल्ली में मेरा थिएटर ग्रुप था, ओके और जब मैं एफटीआई में था फिल्म इंस्टीट्यूट में, जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी, मैं उसमें भी दिल्ली जाकर थिएटर करता था। Okay, प्ले नया प्ले करता था हमेशा ओके छुट्टियों में। और जब मैं मुंबई आया तो मैंने सबसे आते पहले ही दिन थिएटर ज्वाइन किया, इप्टा। ओके या तो इप्टा के साथ मैं पिछले 45-47 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। या तो थिएटर मेरा हमेशा ही रहा है, हमेशा रहा है। और मैं ये बोलता हूँ कि ये एक फैलेसी है, ये झूठ है कि कई एक्टर बोलते हैं नहीं यार हम थिएटर नहीं करेंगे यार, वरना फिल्मों में लोग काम नहीं देंगे यार, फिल्म में कैसे एडजस्ट होंगी। मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ जिसने, मतलब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा महीना नहीं है जब मैंने मंच पे कदम ना रखा हो, यू नो। और इन स्पाइट ऑफ माई हंड्रेड्स ऑफ फिल्म एंड थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स ऑफ Yeah. टेलीविजन एंड इन्यूमरेबल थिएटिकल परफॉर्मेंसेस, या यू नो। तो बहुत सारे मैंने प्लेस, अभी जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा है टहनाज ईरानी का, उसी ने कहा है कि मैंने राकेश जी के साथ 1000 शो परफॉर्मेंस दी होंगी Yeah. कुछ प्लेस की। एफटीआई के एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करो ना राकेश, बिकॉज़ ये बहुत एफटीआई में जाके एक बड़ा जो मजेदार एक बात हुई, वो ये हुई कि मुझे अचानक ऐसा लगा पहले ही 2 दिन में कि आई हैव टू अनलर्न एवरीथिंग। मैं जो समझता था कि मुझे कुछ एक्टिंग के बारे में नॉलेज है, वो गलत है, वो जीरो है। क्योंकि अगर एक्टर को एक्टिंग ना सिखाई जाए तो उसका पहला कोशिश ये रहती है कि लोग मुझे बस अप्रिशिएट कर लें यार, यू नो। Correct. मैंने शो किया तो मैं ज्यादा ध्यान इस पर रहता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा जा रहा है Correct. मेरे काम की तरफ, करेक्ट। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका काम से फोकस हट जाता है। आप करेक्टर के अंदर घुस ही नहीं पाते हो, करेक्टर को पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो। तो ये सारी जो चीज़ें, हमारे जो गुरु थे रोशन तरेजा साहब, तो मैं जिस तरह से नाच गाने वाले लोग कान पे हाथ लगाते हैं, मैं भी हाथ लगाता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ही वॉज अ ग्रेट ग्रेट टीचर। और मैं क्या, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी मेरे बैचमेट थे, बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने सिखाया। तो मैंने अनलर्न किया पहले तो जो कि मैं समझता था कि मुझे आता है, नहीं कुछ नहीं आता, जीरो हो जाओ बिल्कुल। और जब आदमी जीरो हो जाता है ना, तब वो उसके पास कुछ आमद होती है सीखने की, कुछ चीजें आती हैं। तो अगर आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि ये मुझे क्या सिखाएगा, तो फिर तो नोबडी कैन लर्न। करेक्ट। तो ये था। बाकी तो जो मस्तियां हैं और जो हॉस्टल की बदमाशियां हैं और लड़कियों पे लाइन मारना और वो बहुत कुछ है उसमें। तुम्हारे जो बैचमेट्स थे वो कमाल के बैचमेट्स थे, जैसे नसीरुद्दीन शाह, मिथुन, ओमपुरी। वो लोग जिस फॉर्मेट में फिल्मों में गए, जिस तरीके से उन्होंने फिल्में की, एक नया पैरेलल सिनेमा क्रिएट हुआ, और उसमें अच्छे डायरेक्टर्स लाइक श्याम बेनेगल, गोविंद जलानी, एक नया एक लाइन क्रिएट हुई, बिल्कुल और बहुत कमाल की फिल्में बनने लगी। उस फॉर्मेट में, उस जॉनर में, you were never seen, you never performed in, you were never seen on those kind of films. रीज़न क्या था? जब ये आपके आसपास के लोग वहाँ पे थे, तो how come you were not seen on those kind of films? क्या था रीज़न? मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। अच्छा, रीज़न ये कि मेरा बेंड ऑफ माइंड टुवर्ड्स कॉमेडी, टुवर्ड्स ह्यूमर। या दूसरा, मैं जब एफटीआई जब गया था, जब निकला भी, तो मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा था, ओके, और मैं दिखता भी छोटा था। ओके, मतलब मैं सबके सामने बच्चा ही दिखता था। तो पीपल डिडंट टेक मी सीरियसली। तो मैंने कोशिश भी नहीं की इस गली में जाने की कि मैं द मैक्सिमम आई टच्ड वाज
अ फिल्म कॉल्ड चश्मे बद्दूर, yeah, जिसको it's आप coming उस to जमाने that. की एक अच्छी आर्ट फिल्म, Yeah, साफ सुथरी कॉमेडी, yeah. बाकी जितनी आर्ट फिल्में थी जैसे मंथन है या जो भी हैं, इस तरह की फिल्में हैं, नसीर की और ओम की, तो वो मतलब काफ़ी सोशली अवेयर करने वाली फिल्में हैं या सोशल इश्यूज पे फिल्में हैं, लेकिन चश्मे बद्दूर कैसे हुआ? हाउ डिड इट कम टू यू? बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म तो थी इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कास्टिंग कैसे हुई आपकी? हाउ डिड यू गेट टू दैट फिल्म? रवि बासवानी के साथ आपके रिश्ते, साई के साथ, क्योंकि वो एक कल्ट फिल्म थी, उसने एक नया जॉनर क्रिएट किया साई ने विद चश्मे बद्दूर, एक फॉर्मेलिटी अलग अलग क्रिएट किया. देखिए, चश्मे बद्दूर इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो आपको हर तरह की हेल्प मिलती है. हेल्प सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं दे रहा आपको, चारों तरफ से हेल्प मिलती है. एग्जाम्पल देता हूँ आपको. जब मैं मुंबई में था, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी फिल्म लाइन में, मैं correct. किसी को नहीं जानता, किसी को मतलब किसी को भी नहीं जानता. तो मैं फिल्म लाइन में एंटर कैसे करूँ? मुझे लगा एक तो पहले सीखना तो चाहिए एफटीआई से. तो मुझे लगा जब मैं जाऊंगा तो मैं सीखूंगा, मेरा सर्कल बनेगा, और वही सर्कल है जिसकी वजह से मुझे चश्मे बद्दूर मिली. अच्छे. हमारे क्लास फेलो थे, क्लास फेलो नहीं मतलब हमारे साथ थे, हमारे बैच में थे, बट ही वॉज अ कैमरामैन, वीरेंद्र साइनी. या तो बाद में वो एफटीआई के correct. डायरेक्टर भी बने, कुछ ऐसा बने. तो वो उन्होंने मेरी फिल्में शूट की थी एफटीआई में, जो स्टूडेंट फिल्में होती हैं. ओके. तो ही न्यू मी एज एन एक्टर. ओके. यू सी, ही न्यू कि मैं किस चीज की मेरी कैपेबिलिटी है. करेक्ट. तो उसने मुझे फोन किया, ये राकेश वो सही ब्रांच पे फिल्म बना रही है, तो आजा. हाँ, क्या बात है. यू नो. फैंटास्टिक. और उस जमाने में ऑडिशन कुछ नहीं. मैंने कहा लेकिन वो, अरे मैंने बोल दिया उसको यार, मैंने बोल दिया ना, बिकॉज आई नो यू, अच्छा, तेरी क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मैंने देखा है, तो फिक्र मत कर, तू आ जा. क्या बात है. एंड स्ट्रेट अवे आई वाज ऑन बोर्ड, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी ऑडिशन, विदाउट एनी, मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं, कुछ नहीं. क्या बात है. हाँ. रवि बासवानी, फारूक शेख, फारूक शाह. fantastic actors. Ravi Baswani also was created. Nobody knew him. Nobody knew him, yeah. Ravi Baswani FTI का नहीं था. नहीं. दिल्ली थिएटर का. दिल्ली थिएटर. ये जो कॉम्बिनेशन था, दीप्ति, फारूक शेख, रवि बासवानी, ये जो पूरा लीगल कॉम्बिनेशन जो था, ये कैसे बना? हाउ डिड, व्हाट वर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग चश्मे बद्दूर? फिल्में बनते कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंसिडेंसेस होंगे, बिकॉज उस फिल्म की, वो फिल्म लोग भूल नहीं सकते हैं. मतलब हमारी जनरेशन तो भूल नहीं सकती, क्योंकि एक उस फिल्म ने नया कल्ट, नया एक जॉनर शुरू किया, और कॉमेडी का एक नया रूप साई ने प्रेजेंट किया अपने सामने. मेरे हिसाब से चश्मे बद्दूर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या मिनिमम 500 करियर लॉन्च किए होंगे. क्या बात है. कि जैसे मतलब करियर कैसे कि आप भी एक फिल्म देखते कहते यार ऐसी फिल्म मुझे भी बनानी है, ऐसी राइटिंग मुझे भी करनी है, करेक्ट. ऐसी डायरेक्शन मुझे भी करनी है, ऐसी एक्टिंग मैं करना चाहता हूँ या मैं अपनी फिल्म में करवाना चाहता हूँ. करेक्ट. तो दिस इज इंस्पायरिंग पीपल. लाइक फॉर एग्जांपल गॉडफादर. या गॉडफादर ने कितने करियर लॉन्च किए होंगे अराउंड द ग्लोब. जस्ट इमेजिन कि यार ये सिनेमा ये है, ऐसे लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस. तो लाइक दैट चश्मे बद्दूर इज वन ऑफ दैट कल्ट फिल्म. ऋषिदा ने फिल्म बनाई. ऋषिदा है उनकी फिल्म. उनके बाद फिर साई ने वो जॉनर टच किया. सो चश्मे बद्दूर हैपेंड. मुझे याद आता है, राकेश, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि एफटीआई से आप लोग निकले, आपके जो दोस्त, और एक कमरेडशिप आप लोगों की, वो कैसे? क्योंकि मैं जब रमन कुमार को असिस्ट कर रहा था, तो रमन कुमार, आप, डेविड धवन, सुनील शर्मा और कोई एक बंदा था, जो आप लोग एक कमरे में रहते थे. सैंटा क्रूज में बिल्डिंग का नाम था ट्यूडर. याद है, सैंटा क्रूज ईस्ट में. तो ये जो कमरेडशिप है, आप लोग एक कमरे में रह रहे हो साथ में. डेविड इतना बड़ा एडिटर बन गया, इतना बड़ा डायरेक्टर बन गया. रमन जी ने बहुत सारे फिल्में बनाई, बहुत सारा काम किया थिएटर में, टेलीविजन में. यू ग्रू एज अ ब्रिलियंट एक्टर, वेल नोन एक्टर. सुनील शर्मा वॉज अ कैमरामैन एंड नोन कैमरामैन. तो ये जो कमरेडशिप है, ये जो फ्रेंडशिप है, I want you to talk about it,
बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि जब आप साथ में होते हो आप कैसे ग्रो करते हो और किस तरीके से एक अच्छी फीलिंग्स के साथ जब आप रहते हो, उठते हो, बैठते हो, कोई किसी का काम छीनता नहीं है। तो ये जो सिक्योरिटी है आप लोग के माइंड में थी, वो सिक्योरिटी और वो जो लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर राकेश थोड़ा लाइट डालो एंड लेट पीपल कम टू नो थ्रू यू हाउ एन एटमॉस्फेयर, एक इंसान की अपनी आदतें, अपना नेचर, अपनी नीयत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर गेनिंग नॉट ओनली सक्सेस बट लीडिंग थ्रू द एंटायर जर्नी ऑफ योर प्रोफेशन। सी शशि रंजन मेरा बैचमेट या था वो, तो वी आर वेरी क्लोज, इवन इन द इंस्टीट्यूट वी वेरी क्लोज, वी आर गुड पैल्स। तो उसने और मैंने मिलकर ये जगह ढूंढी थी। वी वर द फर्स्ट पीपल जो हमने, जो ट्यूटर, जिस बिल्डिंग का नाम तुम ले रहे हो अशोक, वो मैंने और शशि रंजन ने ढूंढी थी। अच्छा, यू नो, तो उसमें 3 कमरे थे, रेलगाड़ी जैसे, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे थी, correct. और नो किचन। और सारा पलंग ऐसे रखा होता है जैसे अस्पताल था वो। जो हॉस्पिटल के जो पलंग होते हैं ना लोहे के, करेक्ट वो याद है। मतलब जो कभी इधर टर्न करो तो यहाँ से चुपता है, इधर टर्न करो तो यहाँ से चुपता है, एक आध कोना निकला होता है तो उसको हथौड़ी मार के पहले दबाओ। करेक्ट तो गद्दा भी फाड़ देता वो, correct. उसका जो कोना होता है लोहे के, और रात को अगर पलटी मारो तो चूं 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 आवाज आती है उसकी। करेक्ट तो ऐसे पलंग थे वो। तो लेकिन ठीक है, हमको सोना था, गद्दे थे, गद्दे पतले पतले गद्दे थे, हम सोते थे उस पर। तो मजे की बात ये थी कि देखो, अब हम लोग यहाँ पर दोस्त नहीं बने थे, हम दोस्त तो पहले से थे। करेक्ट, मतलब डेविड धवन मेरे साथ थे, 2 साल हमने साथ में वहाँ बिताए, हमारी रैगिंग भी साथ में हुई, मेरी और डेविड की। हाँ, बहुत रैगिंग हुई साथ में, मतलब। तो रमन भी FTI से थे, चित्रार्थ वहाँ रहते थे, चित्रार्थ भी थे फिल्म इंस्टीट्यूट से थे, आपने सुनील शर्मा का नाम लिया तुमने, वो भी थे। तो वी ऑल केम आउट, द होल बैच केम आउट टुगेदर। तो जब ऐसा लगा कि जब लोगों को पता चला कि राकेश बेदी ने, शशि रंजन ने जगह ढूंढ लिया, तो फिर हमको फोन करते थे, यार हमको भी चाहिए, आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, यू नो। तो करते करते सबको हमने 6-7, अब फिर वो ऐसा, मैं 9 साल वहाँ पर रहा 9 साल। तो कोई आता था, कोई चला जाता था। अब डेविड की शादी मुझसे पहले हो गई तो पहले निकल गया। करेक्ट ऐसे, तो इस तरह से मतलब इट वाज लाइक ए प्लेटफॉर्म कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। करेक्ट। एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया बेड पे सोने, यू नो। बट द रिलेशनशिप स्टिल कंटिन्यूज आज तक। दैट्स व्हाट जो इम्पोर्टेंट बात जो तुम बोल रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि वो इंडस्ट्री में होने के बावजूद जो भी है, वो रिश्ते अभी भी मेंटेन कायम करके रखे हुए हैं। देखो, हम शाम को डिस्कस करते थे कि आज तूने क्या किया, तू किसको मिल के आया, तू डेविड धवन तू किसकी फिल्म कर रहा है, मुझे भी मिलवाना यार। करेक्ट। तू यू नो, मुझे याद है सावन कुमार की फिल्म उसने साइन की एज एन एडिटर। करेक्ट। तो मैं डेविड के पीछे पड़ गया यार कि मुझे सावन जी से मिलवा देना यार, उनकी नई फिल्म शुरू हो रही है। तो डेविड मुझे मिलवाने लेकर गया, मुझे अभी भी याद है, वो छोटी सी गाड़ी सावन कुमार की, हम लोग वो ओबराय होटल जो टाउन में है, जो पहले ओबराय था अभी ट्राइडेंट है, वहाँ पर सावन कुमार ने मुझे खाना खिलाया 5 स्टार में। अच्छा। बिकॉज मैं डेविड धवन के साथ था। ओके। मतलब उसने फिल्म साइन कर ली थी, और फिर मैं साथ यू नो कि मुझे भी करनी है। ये साथ वाला चक्कर तेरा बहुत पुराना है। तो ऐसा कभी ऐसा डेविड भी मेरे साथ चलता था यार कि तू उसकी फिल्म कर रहा है यार, मुझे जरा मिला देना। तो इस तरह से हमारा एक भाईचारा था, एक कमांडरी थी, यू नो, जो बड़ी प्यारी सी थी। और कोई किसी से जलता नहीं था कि आपको तकलीफ हो रही है यार, इसने ये क्यों कर लिया है। क्योंकि फिल्म लाइन में एक बड़ी कमाल की बात है कि आप किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिसकी किस्मत में जो है, जिसका जो टैलेंट है, जिसके जो टाइम है, जिसका जो वक्त है, वो उसके हिसाब से उसको मिलना ही मिलना है। वो एक इंसिडेंट तुमने सुनाया था, वो सुनाओ यार, अपना फिल्मालय स्टूडियो का। हाँ, मैंने सुना है कल तुमको, वो तो गजब था। देखिए, अभी ऐसा जमाना आ गया अशोक कि मुझे कई बार ना दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि आजकल हर शूटिंग में शूटिंग वैन होती हैं, वैनिटी वैन होती हैं, तो हर एक्टर अपना शॉट देता है, जाके अकेले में जाके बैठ जाता है, यू नो। और फिर
अपना समय वो मतलब कि जितने देर के लिए शॉट चल रहा है उतनी देर के लिए ही वो एक कॉम्बिनेशन में है, साथ में है, उसके बाद वो उसकी सोलो की शुरू हो गई, सॉलिट्यूड शुरू हो गया उसका, अपने जो भी उसकी स्पेस है। तो आपका जो एक 1-to-1 टेक होता है, एक गिव एंड टेक होता है, और देखिए जब आप 4 लोग बैठे हैं तो आप फिल्म इंडस्ट्री की बातें कर सकते हैं कि यार ये वाली फिल्म बनी, वो ये बना रहा है, ये कर रहा है, वो फलानी फिल्म फ्लॉप हो गई, वो हिट हो गई, वो एक्टर नया देखो कितना अच्छा है, तूने उसका ये देखा, तो ये बातें हो ही नहीं रही हैं क्योंकि आप सिर्फ काम से काम रख रहे हैं। लेकिन मुझे याद है अशोक, मैंने बताया तुमको कि फिल्मालय में मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जी। उसमें 4 फ्लोर थे उस समय फिल्मालय में, मतलब 4 शूटिंग चल रही थी, ठीक है, अलग अलग फिल्मों की। तो 4 फिल्मों के 4 हीरो थे, 4 हीरोइनें थी, और हर फिल्म में 3-3, 4-4 सपोर्टिंग एक्टर्स, कैरेक्टर एक्टर्स जैसे जिसको बोलते हैं, वो थे, यू नो। और मेकअप रूम वहाँ 4 या 5 थे, और वैनिटी वैन तो थी नहीं। तो चारों फिल्मों के 4 हीरो जो है वो एक मेकअप रूम में, क्या बात है, 4 फिल्मों की 4 हीरोइनें एक मेकअप रूम में, जो 10-12 कैरेक्टर एक्टर जो हैं, यू नो, जो वैसे बड़े अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो मिलते रहते हैं, तो वो सब के सब एक रूम में, यू नो। और उसके बाद जो मतलब टेक्निकल लोग हैं वो भी, उनका अलग रूम है, जूनियर आर्टिस्ट का भी एक अलग रूम है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर, हर फिल्म का असिस्टेंट आता था, अरे राकेश जी आपका हमारी जो फिल्म है उसमें आपका शॉट रेडी, चलिए ना, रुकना यार अभी यार, और फिर बता क्या हुआ, तो जोक्स चल रहे हैं, बात चल रही है, उठ नहीं रहे हैं, बस हंसी मजाक ढाके की आवाजें आ रही हैं हर रूम में से। हीरो जो है वो अपने लगे हुए हैं, उनकी अपनी कहानी है जो भाई कौन किस हीरोइन के साथ लगा हुआ है, नो, तो वो भी चलता रहता था। तो सब अपने अपने लेवल पे इतना एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल 4 या 5 दिन का शेड्यूल था वो, तो लोग पागल हो गए, यू नो। हम लोग मतलब वेट कर, असिस्टेंट सब फिल्मों के बोले, अरे सर आओ ना सर, लाइट जा रही है सर, शॉट खत्म हो जाए। वो एक्चुअली वो सही कहा तुमने कि जो बॉन्डिंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, राइटर्स की, लोगों की, जो टेक्नीशियंस की, जो एक्टर्स के साथ या स्टार्स के साथ होती थी या यूनिट के साथ होती थी, वो that place has been taken over by managers. Very right. मैनेजर ले लिया, तो एक मैनेजर डिसाइड करता है कि भैया ये इसको भी अंदर जाने देना है, कि सीन समझाना है, जो भी कुछ। तो वो जो पूरी जो यूनिट की जो एक साथ में जो एक कोएलिशन था एक सबका, और लगता था कि पिक्चर जो बनती है जिस एक पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव मूड में, पॉजिटिविटी के साथ, वो भी थोड़ा बटा सा होता है। बहुत सारे फिल्टर आ गए, करेक्ट, यू नो, करेक्ट। मुझे तो ये हैरानी होती है सुन के कि मैनेजर डिसाइड करता है कि आप कौन सी फिल्म करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। करेक्ट। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होने दिया। करेक्ट। मेरा मैनेजर मुझे खाली इतना बता सकता है कि भाई आज आपकी यहाँ शूटिंग है, करेक्ट, और इतने बजे आपने पहुंचना है, और आपके पैसे आए कि नहीं आए, करेक्ट, या अब आएंगे, इतना बता सकता है। इसके अलावा मेरे मैनेजर का मेरी पर्सनल लाइफ में कोई हस्तक्षेप में करने ही नहीं देता। करेक्ट। मैं क्यों करने, बिकॉज वो जो मैनेजर्स आपने रखे हुए हैं, या वो आपके जैसा, तुमने सही कहा कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट क्रिएटिव डिसीजन तो तुम्हारा ही होना चाहिए, बिकॉज करना तुमको है, किसी तीसरे चौथे आदमी, 5वें आदमी को नहीं करना है ना। मुझे तुम्हारा डिसीजन कोई और कैसे ले सकता है? बिल्कुल, मुझे अपने डायरेक्टर से, अपने डीओपी से एक 1-to-1 रिलेशन बनाना है। करेक्ट, यू नो, करेक्ट। वो मेरे मैनेजर के थ्रू नहीं बन सकता, वो मुझे बनाना है। करेक्ट। कि डायरेक्टर मुझसे बोले, मेरी आंख में आंख डाल के बोले कि राकेश जी ये शॉट है, और शॉट के बाद अगर कुछ गड़बड़ है या कुछ रीटेक करना है तो क्यों करना है, किस लिए करना है, यू नो। और मैंने अच्छा किया तो मुझे शाबाशी दे। करेक्ट। मुझे बोले अगर मैंने गलत किया तो मुझे बताइए कि इसमें क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो और मैं भी उनको बताऊं डायरेक्टर को, सर आप ये मिस कर रहे हैं इसमें, करेक्ट, अगर इसको ऐसा डालेंगे तो ये और खिलेगा, जो एक्टर का काम होता है बेसिकली। करेक्ट। संजीव कुमार के साथ भी आपने काम किया, हरी भाई के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का? बिकॉज आई थिंक संजीव कुमार जी की जो जगह वो एज अ परफॉर्मर was on a different level altogether. So you as an actor on that pedestal when you were just newcomer to the industry, उस experiences को share करो ना संजीव कुमार के साथ।
खास करके फिर उन्होंने तुमको कान में कुछ कहा था? ही वाज अ ग्रेट 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 एक्टर और टोटली मतलब कोई एक्टिंग का बोझ कंधे पर लेके नहीं चलते थे। Yeah. एक होता है ना एक्टर, मैं कितना महान एक्टर हूँ और मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल नहीं, ग्राउंडेड। और मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं जोक वोक सुनाता रहता था, उनको हंसाता रहता था। एक फिल्म जो मेरी सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई मतलब वो थी हमारे तुम्हारे, जिसमें संजीव कुमार मेरे फादर थे। तो मैं बिल्कुल नया था उसमें तो अनिल कपूर भी नए थे तो हम दोनों उसमें रोल कर रहे थे। तो शूटिंग खंडाला में थी, तो हमने प्रोड्यूसर को पूछा, हमने कहा सर हम खंडाला कैसे जाएंगे? तो उसने जेब में से 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी ST की टिकटें निकाली। बोले ये बॉम्बे सेंट्रल से बस चलती है ST का वहाँ डिपो है तो डिपो पे जाओ और पता करो कौन सी बस खंडाला की है, उसमें बैठ जाओ तो खंडाला पहुंच जाओगे। हमने कहा यार कमाल, मतलब कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, तो क्या बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, एकदम बिल्कुल नए थे। तो मैं और अनिल कपूर ST की बस में खंडाला गए। 8 दिन का शेड्यूल था। 8 दिन में मैंने हरी भाई को, संजीव कुमार को मतलब जोक सुना सुना के अपनी बातों में लुभा के रिझा के पागल कर दिया। मुझे ढूंढते थे वो, राखी क्यों है यार? अभी आखिरी दिन आया, सुनो आज की डेट में कोई हीरो ऐसा नहीं करेगा जो मैं बताने वाला हूँ अभी। अभी आया आखिरी दिन, सुबह 11 बजे हरी भाई का पैकअप हो गया। तो मेरा उस दिन शाम को 7 बजे पैकअप हो रहा था, 6 या 7 बजे। तो उनका पैकअप हो गया, तो मैंने उनको गया, उनके रूम में गया, मैंने कहा सर बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया काम करके। बोला हाँ राकेश मिलना बॉम्बे में ये। मैं बोल के आ गया। दोपहर को 1:30-2 बजे मैं देख रहा हूँ उनका बॉय जो है, जो उनका काम कर लड़का, वो घूम रहा है उधर। मैंने कहा अरे तुम्हारा तो पैकअप हो गया ना सर का 11 बजे, तुम लोग गए नहीं अभी तक? बोले नहीं सर, सर आपकी वेट कर रहे हैं। माय गॉड, मेरी वेट कर रहे हैं? बोला हाँ आपको लेके जाएंगे। मैं कहा मेरे तो अभी 2-3 घंटे और है। बोले उनको मालूम है आपका पैकअप शाम को 5-6 बजे, वो वेट करेंगे, आपको लेके जाएंगे। अब शाम को 6 बजे, अब आई फेल्ट लिटिल एम्बैरेस्ड आल्सो कि इतना बड़ा स्टार मेरी वेट कर रहा है यार। और मुझे अपनी साथ उनकी मर्सिडीज गाड़ी में मैं बैठ कर आया। स्टार बन गया तू? हाँ मैं स्टार बन गया, मतलब मैं तो पागल हो अनिल गया। कपूर का क्या हुआ? अनिल कपूर का काम था, उसका पैकअप नहीं हुआ था, मेरा अकेले का हुआ था। तो आया वो अपने घर पे गए, पाली हिल पे उतरे और फिर ड्राइवर को बोला कि साहब को घर छोड़ के आओ। मतलब वहां से भी ऑटो पे आने नहीं दिया तेरे को? अब जब मैं सोचता हूँ क्या? तो मुझे लगता है कि मेरे पास पर्सनली, किसी और के लिए हो ना हो, मेरे अपने लिए एक बहुत बड़ी धरोहर मेरे पास है। वो क्या है कि मेरी पहली फिल्म में मैंने संजीव कुमार के साथ काम किया और मैंने एक गाना गाया जो आधा गाना मेरे ऊपर था, आधा संजीव कुमार के ऊपर था। क्या बात? और वो गाना किशोर कुमार की आवाज में था और वो गाना R.D. बर्मन ने कंपोज किया था। तो मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है कि मैंने किशोर दा का गाया हुआ गाना एक गाया हुआ भाई, यू नो, R.D. बर्मन का कंपोज किया हुआ संजीव कुमार के साथ, यू नो। और बिल्कुल आधा उनके वो बड़ा, उनको मैं तंग कर रहा हूँ, वो मेरी नई माँ के साथ हनीमून बना रहे हैं, तो मैं उनको बाहर से उनकी हनीमून की वाट लगा रहा हूँ। तो ये उनका रोमांटिक एंगल भी है ना तुम्हारे पास कुछ? किसमें? संजय कुमार के कुछ जो उनके शौक थे तुमको भी कान में कुछ पूछा था, मैं फिर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो उसमें ऐसा था कि एक और फिल्म थी, करेक्ट। तो मैं मतलब कितने नॉन प्रिटेंशियस एक्टर थे, यू नो, और स्विच ऑन स्विच ऑफ, बोलो ना कि ये बटन दबाया और एक्टिंग चालू, बटन दबाया तो बंद। करेक्ट। तो हम सीन कर रहे थे और एक होराइजन होटल था जुहू में, वहाँ सीन कर रहे थे। तो सीन जो काउंटर होता है होटल का, उसकी इस तरफ मैं और हरी भाई खड़े हैं और पीछे वो खड़ा है लड़का जो रिसेप्शन वाला है। तो उससे कुछ बात, उनकी हरी भाई की वाइफ कुछ ऊपर है, ऐसा कुछ सीन था, फिल्म थी। और कुछ बहुत उसमें हल्का सा रोना धोना भी था, इमोशनल सीन था, उनको पता चलता है कि वाइफ होटल में आई है। तो जो भी इस तरह, तो हम खड़े थे और इतने में लड़की एंटर हुई और तो उसने कुछ
शॉर्ट सी स्कर्ट पहनी हुई थी, तो लड़की ने दूर से मुझे हाय हाय राकेश हाय ऐसा कुछ किया, तो मैंने भी कहा हाय हाय बेबी हाय हाय, जस्ट सिट, आई जस्ट जॉइन यू, देखो भी ये इनको मैडम को पूछो चाय भाई, हरी भाई कौन है, कौन है, मैंने कहा सर मेरी फ्रेंड, फ्रेंड है, नाम क्या है, कितने साल तक जाओ, स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, पूरा एक्शन, पूरा सीन में क्या इमोशनल, कट कट, कौन है, कौन है बता, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा हरी भाई कमाल है सर आपका। मैं सिमिलर इंसिडेंट बताऊं तो एज एन जूनियर असिस्टेंट में जाता था, तो हाँ ठीक है, कंधे पे से हाथ रख दिया कि हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट दे दी, जो भी कुछ जो हमारा काम होता था, तो मेरी बहुत ही नॉर्मल चलता रहता था। मैं उन दिनों प्ले डायरेक्ट करता था SNET के, SNET और सोफाया में प्ले डायरेक्ट करता, उसमें लड़कियाँ ही होती थी। तो एक बार कुछ मैसेज देना था, उनको देना था, उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे, तो SNET जो है वो वहाँ की जो लड़कियाँ थी, जो प्ले की एक्ट्रेसेस थी, वो सब एक साथ मिलने मेरे को सेट पे आ गए। तो शूट चल रहा था, तो हरी भाई थे, तो उन्होंने देखा मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ, तो शॉट जैसे तुमने बताया, शॉट खत्म हो गया, अशोक इधर आओ। तो मैंने कहा सर, मतलब पहली बार उन्होंने नाम से मेरे को बुलाया, तो मेरा एक दूसरा हाई था कि संजीव कुमार जो है वो मेरे को नाम से बुला रहे हैं, अदरवाइज असिस्टेंट ही थे हम। तो मैंने बोला सर कौन है ये लोग? तो मेरा कौन लोग सर? मुझे किसी लोग हैं, ये जो तुमसे बातें कर रहे थे, जो लड़कियां हैं। तो मैंने कहा सर वो मेरे साथ प्लेज में काम करती हैं। तुम प्लेज डायरेक्ट करते हो? मैंने कहा हाँ सर। सिर्फ लड़कियों के प्लेज डायरेक्ट करते हो? मैंने कहा नहीं, वो सब लड़कियां थी, लड़का को दिख नहीं रहा है। तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था ना, बहुत ही कमाल था। एक दूसरे के लिए कैसे हुई? हाउ डिड दैट हैपन? क्या क्या डायरेक्टर्स के साथ काम किया था? एक दूसरे के लिए बड़ी मजेदार कहानी है। जैसे मैंने बताया, अनिल बड़ा अच्छा दोस्त मेरा, उस जमाने में बहुत मिलते थे हम लोग। तो एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, कुछ काम वाम था नहीं खास, तो उसका फोन आया कि मैं घर पे आ रहा हूँ और मुझे LV प्रसाद जी को मिलने जाना है। मैं क्यों? बोला नहीं फिर मैं आ रहा, तो चल। मैंने कहा यार मेरा क्या लेना देना यार, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। चलना यार, तो एक्चुअली उसको कंपनी चाहिए थी। तो दूर था उनका, तारदिम में ऑफिस था, और उसके पास वो तब AC तो गाड़ियाँ हुआ नहीं करती थी, तो उसके पास काले रंग की एम्बेसडर थी। अनिल कपूर काले रंग की एम्बेसडर थी। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि पेट्रोल मैं डलवाता था और गाड़ी उसकी पेट्रोल मेरा, ऐसा शेयर बिजनेस तभी भी चल रहा था। हाँ, तो ऐसा था। उस दिन भी शायद मैंने डलवाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पहुंचे। मुझे उठा के, मतलब ऑलमोस्ट वो चल ना यार, चल तू पागल है कि घर बैठ, तू चल मैं मिलने जा रहा हूँ, चल। मैंने यार जबरदस्ती ले गया। तो तब मेरी 1-2 फिल्में कुछ आ चुकी थी, मतलब मैं हल्का सा न्यूज में था, मतलब आई वॉज अ नोन फेस, लाइक शायद नाम से नहीं जानते थे लोग, लेकिन काम से थोड़ा बहुत जानना शुरू हो गए थे। तो मैं जाके LV प्रसाद, बड़े अच्छे और बड़े सभ्य और सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, हेलो कैसे हैं आप, ऐसे बात कर। तो मैं जाके ऑफिस में बाहर बैठ गया, जो सोफा होता है वेटिंग वाला, वो अंदर उनके कैबिन में चला गया। मैंने कहा अभी इसको काम है, ये कर लेगा, फिर हम गाड़ी में बैठेंगे, फिर घूमते घामते 1-2 और लोगों को मिल के स्ट्रगल वगल करके घर चले जाएंगे। तो वो अंदर गया, तो दरवाजा 1-2 बार जैसे खुला बंद हुआ, तो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, प्रसाद जी, LV प्रसाद जी की। बोले वो लड़का कौन बैठा है बाहर? उन्होंने कहा जी राकेश बेदी है वो। सीन है, 1-2 फिल्में देखी हैं उसकी, बुलाइए। तो मैं अंदर गया, बोले हमारी फिल्म में बड़ा अच्छा रोल है, माय गॉड, जो मैं आप कॉमेडी कर लेंगे ना? मैंने कहा हाँ सर, मैं कर लेता हूँ। मैं पागल हो गया। मैंने कहा LV प्रसाद बहुत, आज के लोग इमेजिन नहीं कर सकते, LV प्रसाद बहुत बैनर, मतलब
जो आज करण जौहर है, ऐसा बैनर था उस जमाने में, बहुत बड़ा बैनर था। करेक्ट, पीपल यूज्ड टू डाई टू वर्क विद, जैसे राजश्री है, इंस्टीट्यूशन। हाँ जैसे राजश्री है। करेक्ट। और के बालचंदर डायरेक्टर, वही मैं बोल रहा हूँ। के बालचंदर जिसने कमला हासन को बनाया, जिसने रजनीकांत को बनाया, उसकी फिल्म में मुझे इम्पोर्टेंट रोल मिल रहा है। बैठे बैठे मैंने कुछ किया भी नहीं। करेक्ट, पेट्रोल के पैसे दिए गए। You know? तो अनिल को बड़ा अजीब लगा यार, सारा मुझे तो मैं उसी का वेट कर रहा था। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि अनिल का रिएक्शन क्या था। नहीं, उसको मतलब उसके मन में ये आया कि साल मैं कमला हासन मेन लीड के लिए गया था, मुझे तो लिया नहीं तेरे। कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें होती है। कभी कभार जो होना होता है वो ऐसा हो जाता है राकेश की। एंड इट वाज सच अ फिल्म, मतलब आज हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक दूजे के लिए कितनी 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 बड़ी हिट थी पैन इंडिया लेवल पे। साल चली, 3 साल एक एक शहर में 10 थिएटर पे चल रही है, और लोग सुसाइड कर रहे हैं। मुझे डेथ थ्रेट आए कि इसको हम मारेंगे क्योंकि इसकी वजह से लवर लड़का लड़की जो मिल नहीं पाए, कमला हासन और अति अग्निहोत्री। और फिर प्रोड्यूसर को थ्रेट गए कि आप इसका क्लाइमेक्स रीशूट करके दोबारा रिलीज करो पिक्चर। तो ऐसा पैशन था सिनेमा के बारे में, जो अब नहीं है। यू नो, अब वो पैशन कहाँ है? राकेश, एक और अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म तुमने की थी, प्रेजेंस बहुत कमाल था, वो था साथ साथ। रमन कुमार, उसकी जो मेकिंग थी या जो माहौल था उस टाइम पे, मतलब उसमें तुम भी थे यार, तुम ज्यादा जानते हो। हाँ, नहीं तो ऑडियंस व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वो फिल्म कैसे बनी। और वो भी एक कल्ट फिल्म थी, आज भी लोग देखते हैं, आज भी लोग उसके गाने सुनते हैं। म्यूजिक वॉज अ बिग हिट। जावेद साहब ने आई थिंक उनकी पहली फिल्म थी एज ए लिरिसिस्ट लिखी उन्होंने। तो वो जो पूरा माहौल था साथ साथ का, मैं चाहता हूँ तुम कुछ शेयर करूँ कि तुम्हारी अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस व्हाइल द फिल्म वाज बीइंग मेड। मैं तो असिस्टेंट था, तो हमारी मेहनत अलग होती है। यू एज एन एक्टर, यू एज अ फ्रेंड, सारे तुम्हारे दोस्त, मतलब एक्टर से लेके डायरेक्टर सब। तो वो जो माहौल बना था उस टाइम पे, आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज फार एज साथ साथ इज कंसर्न। सी, उस फिल्म में रमन उस जमाने में हनी के अच्छे दोस्त थे, तो हम भी अच्छे, हनी ईरानी जो है जावेद साहब की जो वाइफ थी पहले, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो हम लोग साथ साथ की राइटिंग के कह लो, मेकिंग कह लो, मैं, फारूक शेख, रमन, हमने सालों साल शामें हनी के घर पे बिताई, उनके बंगले पे। रमन लिख रहे थे, जावेद साहब लिरिसिस्ट थे, उसके लिख रहे थे, गाने लिख रहे थे, और हम साथ में, मतलब। और प्रोड्यूस इसको किया था दिलीप धवन ने, जो कि मेरा बैचमेट था फिल्म इंस्टीट्यूट से, बैचमेट, एक्टिंग का बैचमेट था और अच्छा दोस्त था, और NFDC का फाइनेंस था उस फिल्म में। तो मेरी लाइफ में वो अकेली ऐसी फिल्म है अशोक, जिसके लिए मुझे एक नया पैसा नहीं मिला। नहीं, वरना क्या होता है कि चलो कभी कन्वेंस के 100 रुपए मिल गए हों, ऑटो से आया तो उसके 50 मिल गए हों, यू नो, और सिर्फ खाना मिला, वो भी मतलब कि अगर बचा तो। लेकिन अब आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। मजा आ कि किसी आदमी ने एक उफ भी की हो, बिल्कुल नहीं, कि यार हमको पैसे नहीं मिले या हमको प्रॉपरली खाना नहीं मिला। मतलब हम तो उसमें आगे रहते थे, हमको मालूम है पैसे नहीं मिल रहे, फिर भी सिर्फ शूटिंग पे नहीं, हम गाने की रिकॉर्डिंग में भी बैठे हुए हैं, हम डबिंग में भी बैठे हुए हैं, हम जो इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट पहले इफेक्ट्स करते थे, याद है कि फुट स्टेप्स आ रहे हैं तो फुट स्टेप्स दे रहे हैं, अब स्टूडियो में बैठ के दरवाजा बंद हुआ, कुंडी लगाने का, तो इफेक्ट भी मैंने किए हैं स्टूडियो में बैठ के, देखा मैंने, है नो। तो वो वहां तक भी हम उसमें इन्वॉल्व हैं, इस लेवल पे इन्वॉल्व हैं। तो इफेक्ट्स में भी हम बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं गाने की रिकॉर्डिंग में भी बैठा हुआ हूँ, शूटिंग में तो हुई हूँ, यू नो। और कोई चेहरे पे शिकन नहीं है कि यार एक भी पैसा नहीं मिला। दिलीप को बोला 1-2 बार कि दे, बोला यार है ही नहीं मेरे पास, साहब मेरा लग गया। तो उसने बोला, हमने भी मान लिया लग गया, ठीक है लग गया यार। सिमिलर एक्सपीरियंस
तुम्हारा रहा होगा जाने भी दो यारों में, मैं उसमें नहीं था। नहीं बट मेकिंग नॉट यू नॉट देयर इन दैट फिल्म, लेकिन वो जो फिल्म हाँ, जैसे बनी है correct है। वो बिल्कुल इसी वो तरीके से इसी बनी इसी है। तरह से बनी, है इसी ना? तरह से। वरना नहीं बनती फिल्म, करेक्ट। वरना नहीं बनती। अगर उस जमाने में ऐसी कितनी सारी फिल्में बनी हैं जो वही मैं हमने शुरुआत आज आप भी किसी की एक्टर को घर से निकाल के दिखाइए बगैर उसकी एडवांस पेमेंट दिए हुए, कोई नहीं, कितना ही बड़ा अच्छा, दोस्त इसका मतलब ये नहीं कि आप, ये अच्छी बात है कि आप पैसे नहीं कमा रहे, पैसे कमा की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, वो बात भी सही है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है राकेश, जो तुम कह रहे हो कि जो रिश्ते थे ना, वो रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आई हाँ। कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे सही चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और दैट्स व्हाई यू सी दोस फिल्म्स आर रिमेंबर्ड इवन नाउ। बिल्कुल सही बात है। आज भी वो कल्ट फिल्म है, आज भी वो फिल्म है, बिकॉज नियत जो थी सबकी, वो कमाल की नियत थी, कमाल का पैशन था कि यार रमन शुड मेक दिस गुड फिल्म, राकेश शुड बी गुड परफॉर्मर, सतीश शुड बी गुड, शफीन हमदा शुड बी गुड। तो ये जो पूरी सोच थी ना, वो सोच की वजह से मुझे लगता है राकेश वो माहौल क्रिएट हुआ था उस वक्त। कमाल का एरा था, कमाल था। वही मैंने बताया ना, क्योंकि वो वैनिटी वैन नहीं थी। वरना सब अपने अपने में चले जाते। चलिए, ग्रोथ होता है, इंप्रूवमेंट है, सब करेक्ट है, लेकिन जो हार्ट है, जो आत्मा, सोल है ना, वो सोल जिस तरीके से मिलती थी एक दूसरे से पूरी यूनिट में, पिकनिक मनाया जाता था। पिकनिक था, सही बात है, पिकनिक शूटिंग मनाया नहीं थी, जाता था। पिकनिक थी। करेक्ट, तभी इतनी अच्छी फिल्में। अब वो चाहे वो शोले हो अपने लेवल पे, चाहे वो बॉबी हो अपने लेवल पे, चाहे वो तुम्हारी दूसरी फिल्में हो, जितनी फिल्में हैं, वो जो प्योरिटी थी उन फिल्मों में, आई थिंक दैट्स व्हाई दोस फिल्म्स आर रिमेंबर्ड नाउ। डायरेक्टर्स को भी अभी तक कोई भूलता नहीं हो, डायरेक्टर्स को। दैट्स व्हाई चीजें हैं, और अलग ही लेवल पे वो सारी चीजें होती थी। राकेश, टेलीविजन जो है वो तुमने तब काफी टाइम से रूल किया और अभी आज भी रूल कर रहे हो। ये जो जिंदगी कैसे हुआ? बिकॉज दैट शो इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ योर्स, एंड चूंकि मैं भी था उस शो में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो कैसे हुआ शो? और आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट द डायरेक्टर्स मंजुल सिन्हा, कुंदन शाह, योर एक्सपीरियंसेस टू शेयर, बिकॉज टीवी जो है, जब ये जो जिंदगी बना था तब टीवी बहुत ही कम लोग, आज टीवी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन दिस शो टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन टेलीविजन, स्पेशली ये जो जिंदगी। देन वील गो टू अदर शोज ऑफ योर्स। आप कंटिन्यू करो, क्योंकि उसके बाद आपने श्रीमान श्रीमती किया, एक के बाद एक सुपरहिट शोज आपने किए हुए। तो एक आपके एक्सपीरियंसेस टेलीविजन को लेके, खास करके ये जो जिंदगी जो आई थिंक मेड रियली, नॉट दैट पीपल डिडंट नो यू, बट ये जो जिंदगी में जिस तरीके से लोग आपके प्यार में पड़ गए एज अ ब्रदर इन लॉस कैरेक्टर, यू बिकम सच अ लवेबल पर्सन इन एवरी हाउस, इन एवरी फैमिली, एज राजा. So I want you to share your experiences as far as that show is concerned. मैंने अशोक कुछ देर पहले ये कहा था कि फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के इनडायरेक्ट फायदे बड़े होते हैं. Yeah, You know? yeah. ये भी उनमें से एक था. कुंदन शाह. कुंदन शाह वॉज माई बैचमेट. Yeah, okay. कुंदन शाह की जो डिप्लोमा फिल्में थी, बोंगा, Yeah. एक दो और थी, मैं उनमें मेजर रोल्स में था. मैं और सतीश शाह दोनों थे. Okay. You know? So I knew Kundan very well, and Kundan knew me as an actor. Yeah. Okay. As an actor, he knew me कि मैं किस तरह का एक्टर हूँ, क्या हूँ. तो मुझे कुंदन ने एक दिन फ़ोन किया कि ये सीरियल बन रहा है. मैंने कहा यार मैं नहीं, टीवी मैं नहीं करता यार, मुझे नहीं टीवी करना. बोलो तू पागल है, तू कर तो सही. मुझे करना ही नहीं है. Yeah. अशोक, यू विल नॉट बिलीव, मैंने 1 महीना लिया सोचने में, डिसाइड करने में कि मैं ये जो है ज़िंदगी करूँ कि ना करूँ. 1 महीने तक मुझे कुंदन फ़ोन, मतलब हर तीसरे चौथे दिन उसका कहीं ना कहीं मिलता था या फ़ोन कर दिया, तू करना यार, तू पागल तो नहीं है, तू करना यार, इतना अच्छा रोल है ये. एक दिन क्या हुआ कि मैं बाल कटाने किसी नाई के यहाँ गया, तो वहाँ मैगजीन पड़ी होती है ना पुरानी, हाँ. तो वो पढ़ी थी. मैंने ऐसे खोल के पलट रहा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि हॉलीवुड के बारे में था कि
वेस्ट की जो इंडस्ट्री है कि अगर आप इफ यू आर नॉट इन टेलीविजन यू आर नोवेयर, क्या बात, उसका हेडिंग था अच्छा, माय इफ गॉड, यू आर नॉट इन टेलीविजन यू आर नोवेयर, विच इज सो ट्रू टिल टुडे। आज देखो फिल्म रिलीज होती है, उनको रिलीज करने के लिए टेलीविजन का सहारा लेना पड़ता है। करेक्ट 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 फंक्शन प्रोग्राम में आते हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है, करेक्ट करेक्ट क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं ना। करेक्ट, तो मैंने कहा यार ये क्या है, और मैं उसको पूरा आर्टिकल पढ़ा और पढ़ के मेरी घंटी बजी। मैंने कहा ये आई थिंक आई एम गोइंग टू लीव समथिंग वेरी ग्रेट, व्हाई शुड आई नॉट डू इट, क्या बात है, यू नो, आई विल डू इट। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन टू से यस टू ये जो है जिंदगी। दूसरी बात जो मैंने सीखी कि टेलीविजन में सरवाइव करने के लिए ना, अगर लंबा सरवाइव करना है तो उसके 2-3 टोटके हैं कि टेलीविजन का जो विलन होता है ना वो भी लवेबल होना चाहिए। फिल्मों का विलन नहीं है कि जो लोगों को मार रहा है। आप टेलीविजन पे ऐसा आपने देखा होगा, टेलीविजन पे ऐसा ब्लड बाथ या खून खराबा ऐसा नहीं दिखाया जाता, वो फिल्मों में होता है। फिल्म टीवी में चल रही है वो अलग बात है, लेकिन सीरियल्स में ऐसा नहीं होता कि आप कि बुरी तरह से कि आपने किसी को मार दिया, बुचर कर दिया, मर्डर कर दिया, ऐसी चीजें नहीं। वर्बली आ जाए भले, विजुअल उसके नहीं दिखाए जाते। तो मुझे कहीं मैंने ऐसा ये जाना या सीखा कि टेलीविजन में यू हैव टू बी, नंबर 1 इज लाइकेबल, नंबर 2 इज लवेबल, नंबर 3 इज एडोरेबल। मुझे लगा मुझे एडोरेबल बनना है, यू नो। लाइकेबल तो चलो ठीक है, या आई लाइक हिम वेरी मच, या ही इज गुड, उसमें इतना नहीं आता। करेक्ट, या आई लव हिम, या ही इज वेरी गुड। एडोरेबल, अरे यार राकेश बेदी का शो है, ये देखना यार। तो उस लेवल पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी ऑडियंस मेरे नाम से ऐसे एक्साइट होनी चाहिए, ऐसा मतलब मेरे मन में था। मैं आज ये पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी ये बात बोली नहीं है, करेक्ट। लेकिन मेरा ये था कि मेरा जो काम है ना उसकी वजह से लोगों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। सिर्फ मुझे लाइक करने से कुछ नहीं होगा। करेक्ट, लाइक तो हजारों लोगों को करते हैं आप, करेक्ट, यार वो बड़ा अच्छा एक्टर है यार, वो मतलब कोई भी सीरियल चल रहा है तो उसमें एक वक्त आता है आप किसी एक्टर को लाइक करते हैं क्योंकि वो उस मकाम पे होता है, वो उस कहानी में, तो आप उसको लाइक करते हैं। करेक्ट। मुझे ऐसा लगा कि पीपल हैव टू बी एडोर मी, मेरे नाम से, क्योंकि मैं हर देश के हर ड्राइंग रूम में जाने वाला हूँ रोज शाम को, सही बात, करेक्ट, यू नो। तो मुझे देखकर लोगों को ये नहीं लगना चाहिए अरे यार ये फिर से आ गया। लोगों को लगना चाहिए अरे यार ये तो अपना आदमी है यार, ये कौन है, इसको देखो इसको यार, पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द फैमिली। दैट इज व्हाट आई फेल्ट। और इसका मुझे क्यों किसने दिया था, ये मुझे क्यों किसने दिया था? शरद जोशी ने, जो कि हमारे राइटर थे ये जो जिंदगी के। करेक्ट। अशोक, मुझे अभी भी याद है, मैं उनको जब मिलने गया, उनके घर पे गया, मैंने कहा सर ये जो जिंदगी मैंने पढ़ा एपिसोड, मैं क्या टेक लूँ इसका, मतलब एज एन एक्टर मैं क्या, आप मुझे एज ए राइटर क्या बोलेंगे कि मैं किस लाइन पे ग्राफ बनाऊं अपना। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, वो अभी तक याद है। उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखना, तुम इसमें राजा का रोल कर रहे हो और हर घर में एक राजा होता है। क्या बात है, या बच्चे की शक्ल में होता है या बुड्ढे की शक्ल में होता है। क्या बात है, कोई याद है आई? हाँ। कमाल है, पर होता जरूर है हर घर में एक राजा। आप देख लो कहीं ना कहीं एक हर घर में एक कैरेक्टर होता है। एक बदमाश होता है, एक बदमाश होता है। करेक्ट। तो बुड्ढा भी हो सकता है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीकू में हाँ, बच्चन साहब राजा थे। करेक्ट। मतलब अगर देखा जाए तो एक करेक्ट। एक सनक लेके चल रहा है एक आदमी। करेक्ट, करेक्ट। है ना? कहा भी जाता है ना कि बुजुर्गों में और बच्चों में कोई फर्क नहीं है। तो मुझे उनकी वो लाइन जो थी ना, मैंने वो पकड़ के रखी है ऐसे। क्या बात है, एंड यू आर फॉलोइंग दैट नाउ आल्सो। हाँ या यू आर राइट। तो मुझे अभी भी याद है, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि हर घर में एक राजा होता है, और राजा जैसा आदमी होता है, मतलब जो कि चलते हुए काम को खराब कर देगा लेकिन एडोरेबल होगा। ऐसे वो
कोई ऐसा विलन नहीं है कि वो Correct. उसकी वजह से कि कोई मर गया, उसकी वजह से कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से गड़बड़ होगी। राकेश, टेलीविजन में ये जो जिंदगी के अलावा तुमने एक बहुत बड़ा शो किया था, बहुत कमाल का शो था वो, राजन वागदरे ने डायरेक्ट किया था, श्रीमान श्रीमती। हाँ, वो भी बहुत कमाल का शो था, बहुत बढ़िया कमाल का शो था। आज कमाल। भी उसकी इतनी वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू है उसकी। जिस तरह से लोग फ्रेंड्स को से रिलेट करते हैं ना, ऐसी श्रीमान श्रीमती से करते हैं। उसके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो श्रीमान श्रीमती, बिकॉज जतीन था उसमें, इट वाज सच अ ब्रिलियंट शो। उसका एक बड़ा, जैसे मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई नई चीज साइन करता हूँ ना, या नई फिल्म साइन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर के साथ बैठूं, ओके, यू नो, या राइटर के साथ बैठूं, मैं उससे समझूं करेक्ट, कि आप क्या चाहते हैं मुझसे इसमें, मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, इस करेक्टर को कैसे अप्रोच करूं। करेक्ट। तो मैंने राइटर थे उसके अशोक पटोले, हाँ, यू नो, तो फेमस, वेरी फेमस राइटर, वेरी गुड राइटर, वेरी गुड राइटर, ग्रेट राइटर। तो अशोक पटोले, राजन वागदारे, तो मैंने पूछा उनको, बोले राकेश जी हैंडपैक्ड हस्बैंड है, यू नो, और दबा दबा सा रहता है। तो मेरे मन में मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने कहा यार, और नोट भी लिखा हुआ था, फुट नोट भी लिखा हुआ था, ही इज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड, स्क्रिप्ट के ऊपर। जब मैंने पहला एपिसोड जब आया, मैंने पढ़ गया, मुझे अच्छा लगा, ये हैंडपैक्ड हस्बैंड है, ये नोट लिखा हुआ है, और ये क्या भी रहे। अब हैंडपैक्ड हस्बैंड ना एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है। चाय लेके आओ, हाँ जी लाया जी, उठाओ बैग, हाँ जी मैं रखता हूँ जी। तो ये बहुत लोग कर चुके हैं, इसमें कोई ह्यूमर नहीं है। करेक्ट। मैं बड़ा परेशान, कैसे करूं, ताकि कुछ एक यादगार चीज बने। तो अशोक, इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन शाम को एक हीरोइन की शादी थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। उस शादी में मैं गया, अब हाथ में जो बुके होता है या जो भी मुझे लेके, मैं, मेरी वाइफ दोनों, हम दोनों गए, और मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ कि स्टेज पे मैं जाऊँ, उसको बुके दूँ। तो वो जो खड़ा हुआ है वो बोला, हेलो एवरीबॉडी, कोई यहाँ से खाना खाए बगैर नहीं जाएगा, आई एम टेलिंग यू नाउ। है, आपने सबने खाना खाना, ओके? ये किसने बोला? वो उसके हस्बैंड ने। अच्छा, जो शादी हो रही है, हीरोइन जिससे शादी कर रही है, वो स्टेज पे उसका हस्बैंड ऐसे बात कर रहा है, यू नो। अच्छा, फिर हर चीज की एक टाइमिंग होती है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम और मैं गले मिलते हैं, तो गले मिलके उसको छोड़ने की एक टाइमिंग होती है, यू नो। अगर लंबा पकड़ लिया जाए तो उसका मतलब एक सेकंड में अलग मैसेज निकल जाता है। करेक्ट। हाँ, तो जब मैं ऊपर गया तो उसने मुझे गले लगाया, तो मैंने कहा ये छोड़ क्यों नहीं रहा यार मेरे। माय गॉड। तो मैंने कहा यार यही आदमी है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये आदमी है। और मैंने फिर वाइफ को, आराधना को मैंने बोला, मैंने कहा तुम खाना वाना खाओ दोस्त, मैं आधा घंटा इसके सामने कुर्सी लगा के बैठा हूँ। तो क्या आप पागल हो? मैंने कहा नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको देखना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे मिल गया। और मैंने उसको मतलब ऑलमोस्ट बाकी मसाले लगाकर अपने तरफ से जो भी है उसको मैंने वो परोसा, और वो कमाल हो गया। बट दैट वाज माय इंस्पिरेशन, दैट मैन वाज माय इंस्पिरेशन। करेक्ट। राकेश, थिएटर जो है वो, जैसा हमने पहले भी कहा, बहुत ही कमाल का पकड़ रही है तुम्हारी थिएटर में, और तुमने कमाल के प्लेस किए हैं। शतरंज के मोरे, इप्टा का प्ले, मेरा वो मतलब नहीं, तुम्हारा मसाज, एक्सपीरियंसेस जो है ना वो, उसके बारे में तुम अपने प्लेस के बारे में, नाटक, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, और कैसे पकड़ के तुम प्ले लिखा भी है तुमने, मेरा वो मतलब नहीं, रिटन ऑल्सो। मसाज नहीं था, हमें मतलब नहीं था, वो जो तुमने लिखा जिसमें अनुपम के और नीना जी थी। तो ये जो फिल्म, टेलीविजन, अभी थिएटर, ये आपका जो एरिया है, इट्स वेरी बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है ये, कि तीनों इंडस्ट्री को, तीनों फॉर्मेट्स को तुमने कैसे पकड़ के रखा है। ये नाटकों के बारे में तुम्हारे एक्सपीरियंसेस
शेयर करो, तीनों खास करके बड़े बड़े, और भी उसके अलावा तुमने जो इतने नाटक किए हुए, यू नो। यार नाटक बड़ा इंस्पायर करता है अशोक, बहुत इंस्पायर करता है। मुझे लोग पूछते हैं कि कौन सा मीडियम आपको सबसे अच्छा लगता है, फिल्म, टीवी या थिएटर, तो मैं बोलता हूँ कि ये तीनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। फिल्म इज फॉर पोस्टेरिटी, एक अच्छी फिल्म हमेशा के लिए है। ये चश्मे बद्दूर हमेशा के लिए है, शोले हमेशा के लिए है, यू नो, मदर इंडिया हमेशा, मुगल आजम विल नेवर डाई। तो एक अच्छी अगर फिल्म बन जाए वो कभी जाएगी नहीं, कहीं भी नहीं जाएगी, वो हमेशा, आज तो बिल्कुल भी एक बटन पे है वो अवेलेबल है, यू नो। ऐसा नहीं कि आपको डीवीडी खरीदना है तो आप देखेंगे। और टेलीविजन है वो आपको इंस्टेंट सक्सेस देता है, इंस्टेंट पॉपुलैरिटी देता है, इंस्टेंट स्टारडम देता है, या आप नोन बन जाते हैं बहुत जल्दी। और थिएटर जो है वो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये रिएक्शन जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, मैं अभी भी जब ये रिएक्शन बोलता हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बताने वाला हूँ, एक प्ले मैं करता हूँ मसाज, जो कि विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ है, मराठी में लिखा है, उसका हिंदी एडेप्टेशन मैंने किया है। मैंने उसकी 9 महीने रिहर्सल की, बहुत तैयारी की, बहुत मजेदार पे, और मैं अकेला, बहुत कमाल का प्ले। मैं अकेला हूँ, तुमने तो करवाया भी है, देखा भी है। तो उसका एक रिएक्शन उनको बता रहा हूँ मैं। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ हैप्पी लूजर, हैप्पी लूजर। हैप्पी है लेकिन लूजर भी है। हाँ, लेकिन है, देखो, विनर की तो कहानी सबके पास है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। शाहरुख खान की कहानी सब जानते हैं, अक्षय कुमार की कहानी सब जानते हैं, लूजर की कहानी कौन जानता है? वो सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो मैंने इसका एक शो किया दोहा में, HSBC बैंक जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया था वो शो अपने कस्टमर्स के लिए। बहुत बढ़िया शो हुआ। तो मैं अकेला हूँ, आई प्ले 24 कैरेक्टर्स इन दैट, तो वो मजेदार व्यूइंग है, वो देखने में मजा आता लोगों को। तो शो खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जो बैंक्वेट हॉल में शो था, तो राउंड टेबल के आसपास जो कुर्सियां लगी होती हैं वहां लोग बैठे हुए थे, और सब लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे। तो मैं भी अपना भाव ले रहा था जैसे एक्टर लेता है। कहीं बीच में उस हॉल में एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र कोई 75 या 80 की होगी, वो बड़ी मुश्किल से चेयर पे चढ़ा, फिर टेबल पे चढ़ा। अच्छा, राउंड टेबल पे। अभी आसान काम नहीं है। करेक्ट। और ताली बजाने लगा। अच्छा, अब सब जो मुझे देख रहे थे वो सब मुझे भूल गए और सब उसको देखने लगे कि ये क्या कर रहा है यार, है ना। अच्छा, अब वो बुजुर्ग आदमी जब चढ़ेगा ऊपर, अब वो उतरने के लिए उसको हेल्प चाहिए। करेक्ट। वो उतर नहीं सकता है, करेक्ट। क्योंकि चढ़ तो गया किसी तरह वो। तो 2-4 लोग भागे उसकी तरफ, अंकल आइए हम आपको उतार देते हैं। तो वो नीचे उतरा और मैं बड़ा परेशान, यार मेरी तो सारी तालियां खा गया ये बड़ो आदमी। जो लोग मेरी तालियां बजा रहे थे सब बंद कर दी, उसको देखने लगे। तो मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मेरा मिक्स्ड रिएक्शन था। मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मुझे ये भी हुआ कि यार ये मैंने ऐसा क्या कर दिया आज, एक्साइट हो गया नाटक में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये बुड्ढा पहले चेयर पे चढ़ा, फिर मेज पे चढ़ा, फिर तालियां बजा रहा। तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक था एज एन एक्टर कि आज मेरी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या था। तो मैं बाद में मीट एंड ग्रीट जो होता है उसमें वो थे अंकल। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर मैं, आपने मतलब खड़े हो गए टेबल पे, आपने सब वो किया, लोग आपको देखने लगे, मुझे इसका कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये क्या ट्रिगर हुआ आपके अंदर सर, कि आप एक 80 साल के आदमी पहले कुर्सी पे चढ़े, फिर मेज पे चढ़े, फिर आपको 4 आदमी लगे उतारने के लिए। बोले बेटा ऐसा है, मेरी कंडीशन बहुत खराब है। क्या बात है। मैं करने की कगार पे हूं, अब नहीं करूंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है।
बोला मैं मरने वाला था, माय गॉड, तुम्हारे प्ले ने मुझे जीना सिखाया। माय गॉड, है ना? अनबिलीवेबल। तो अभी भी इतने साल हो गए इस बात को, बट इट हॉन्ट्स मी एज एन एक्टर। सोचने वाली बात। इट्स रियली समथिंग व्हिच इज मैं किस्सा जब भी सुनाता हूं ना, मेरा ऐसा रिएक्शन होता है, क्योंकि मेरे सामने उसका चेहरा आता है। लाइफ आपने सेव कर दी और इतना इंस्पायर हो गया वो बंदा प्ले देख नहीं, के। ऐसे जो थिएटिकल परफॉर्मेंस होती है ना, उसका असर जो होता है ना, एक सिनेमा एक अलग चीज है, पर थिएटर में जब कोई भी एक्टर एक फ्लैश एंड ब्लड में एक बात आपको कह के निकलता है कि वो सीन मेरा वो मतलब नहीं था, या कैसा लोगों का रिएक्शन होता था यार, सुपर्ब। कैसा होता था। मैंने देखा फ्रंट रो में एक आदमी ऐसे करके रो रहा है, जब वो अनुपम खेर की जो सीन है जहां पर उसका बेटा उसको मरने के लिए छोड़ गया। हाँ, करेक्ट। लोग रिलेट करते हैं इससे, ये कॉमन बात है आज की डेट। वेरी वेल रिटन प्ले ऑल्सो, मेरा वो मतलब नहीं था। वेरी वेल रिटन प्ले राकेश, मतलब मैंने बहुत ही। 7-8 प्ले लिखे हैं, उनमें से वो अच्छा प्ले है। और अनुपम और नीना से हाँ। ये परफॉर्म सो वेल। तो ये उसको कोरियोग्राफ कितना अच्छा तो किया। क्या होता है कि आप सिनेमा कर रहे हैं, सपोज आप सिनेमा कर रहे हैं, आपकी फिल्म किसने कहाँ देखी, उसका क्या रिएक्शन आपको थोड़ी मालूम पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप हर जगह हर थिएटर में थोड़ी मौजूद हैं, या यू नो, या हर दिल में थोड़ी झांक रहे हैं आप। Correct. लेकिन अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आपके सामने आप क्या रिएक्शन है, तो अब जो मैंने आपको तुमको बताया, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी एक्टर को क्या मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यू फील वेरी एनकरेज्ड, यू फील वेरी गुड। यू फील कि क्या मैंने क्या किया है यार। एक आदमी कह रहा मैं मरने वाला था, लेकिन तुम्हारा प्ले देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा। सुपर। राकेश, थिएटर में जो प्ले तुमने डायरेक्ट किया, जैसे कि अनुपम को तुमने डायरेक्ट किया, नीना को तुमने डायरेक्ट किया, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद डायरेक्टिंग एन एक्टर लाइक अनुपम एंड नीना? एज एन एक्टर you have your different experiences with these actors. Yeah. But as a director, when you're directing an actor like Anupam and Neena, what was the experience अनुपम के साथ खास? उसमें क्या था, शुरू में उन्होंने कोशिश की कि हम अपना एक पर्सपेक्टिव लाएंगे इसमें। मैंने कहा जरूर लाइए, लेकिन पहले जो मैंने लिखा है उसको ठीक से समझ लीजिए। और जब वो करते गए अशोक, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसके 125 शो किए होंगे, और 125 शो में से कम से कम नहीं तो 80 शो में मुझे अनुपम खेर ने बाहर निकल के या इंटरवल में या किसी टॉक के एग्जिट के बाद मुझे गले लगा के 80-90 बार ये बोला होगा, पेजी साहब क्या प्ले लिखा आपने, पेजी साहब क्या प्ले लिखा आपने। ऐसा बहुत बार बोला, पूछ लेना कभी, यू नो। मैं कहता हूँ सर क्यों, बोला आज मुझे उस लाइन का मतलब समझ में आया, क्या बात, या आज मुझे इस लाइन का समझ में आया, क्या बात। क्योंकि क्या लेयर्स होती हैं, और कोई भी एक्टर ना वो लेयर को पहले दिन नहीं वहां तक नहीं पहुंचता है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि आप जैसे थिएटर का यही तो मजा है। करेक्ट। वरना मुझे बताइए, आप एक ही प्ले बार बार क्यों कर रहे हैं, आप बोर नहीं हो जाएंगे? लेकिन नहीं होता बोर, मोनोटोनस नहीं है। करेक्ट, नहीं होता बोर, क्योंकि आप डिस्कवर करते हैं ओह शिट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये लाइन को ऐसे बोला जाए तो इसका ये मतलब निकलता है, करेक्ट, यू नो। या इसके पीछे राइटर का जो कहना है वो ये है जो मैंने अब तक नहीं, ये अनुपम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एक्टर की बात, बिल्कुल बिल्कुल, एनी एक्टर, मैं खुद भी ऐसा होता हूँ। और ओह शिट, जैसे गालिब के शेर होते हैं, आप 20 साल जो शेर को पढ़ते रहिए, सडनली एक दिन आपकी लाइट जलती है, अरे यार इसका शेर का ये मतलब भी है, ये पहलू भी है, तो मैं जानता ही नहीं था। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा होता है।
आदित्य धर के साथ जो एक्सपीरियंस है आपका उड़ी में, वाज इट Very- मतलब कमाल का एक तो फिल्म तो बहुत कमाल की फिल्म थी उसकी कोई एक्सपीरियंस शेयर करो बिकॉज ही इज अगेन अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर. मैंने यंगस्टर्स के जो आज की जो पौध है बहुत लोगों के साथ काम किया है. मुझे लगता है कि वो अलग लेवल की ब्रिलियंस है. आदित्य में. हाँ, और सिर्फ ब्रिलियंस जो है उसकी सिर्फ एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ फिल्म मेकर नहीं, उसकी ब्रिलियंस एज अ पर्सन है, एज अ ह्यूमन बीइंग है. वो जितना अच्छा इंसान है उससे ज़्यादा अच्छा डायरेक्टर है, और जितना अच्छा डायरेक्टर है उससे ज़्यादा अच्छा इंसान है. Yeah. क्या बात. मतलब उसको पता है कि क्या एक्टर को कैसे संभालना है, एक्टर को क्या क्या किस समय क्या क्या चाहिए, यू नो. और बहुत सुलझा हुआ, डिसेंट, बढ़िया. आई एम डूइंग अनदर फिल्म विद हिम नाउ, Yeah. जो अभी सेट पे है. Yeah. उसका नाम अभी तक फाइनल नहीं है तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, करेक्ट. या लेकिन बहुत शूटिंग कर ली हमने. आर्टिकल 370 भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई. हाँ, बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनाई. वेरी वेल मेड फिल्म. इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट को जिस तरीके से आदित्य ने हैंडल किया था वो बहुत ही काबिल तारीफ था. बहुत अच्छी फिल्म बनाई उसने. तो उरी का मेरे साथ ऐसा था कि मैंने उरी को पहले मना कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है, हाँ क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर सर्बिया जो एक देश है हाँ वहाँ पूरी फिल्म बनी थी. हाँ करेक्ट. तो मेरा एक सीन था, एक सीन के लिए मेरे 3-4 दिन ले रहे थे वो लोग. तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ इतने मत क्या यू नो. तो मैंने मना किया डिफरेंट लेवल्स पे. पहले प्रोडक्शन को मना किया, डायरेक्शन को मना किया. फिर मुझे आदित्य का एक दिन फोन आया, यू नो. उसने कहा सर जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. मैंने कहा बोलो. बोला ये सीन मतलब फिल्म मैं लिख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, लेकिन जब इस पेज पे मैं आता हूँ तो ये सीन जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे आप नजर आते हैं, क्या बात. यू नो. क्या बात. तो मैंने कहा ये लाइन बोलने के बाद अब कोई भी एक्टर जो है वो अगर मना करेगा तो वो बेवकूफ़ है, यू नो. तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है Conviction दैट आपका. मीन्स यू वांट मी एट एनी कॉस्ट, है ना. करेक्ट करेक्ट. तो देन आई शुड गिव इट. या तो मैंने किया वो हम सीन, यू नो. और मुझे अभी भी याद है कि उसमें मेरा एक दिन लिया था सीन के लिए. एक दिन बफर भी था, मतलब अगर सीन खत्म ना हुआ तो. और हमने दोपहर को 2 बजे सीन किया था और 4:30 बजे मेरा पैकअप हो गया. क्या बात है. मतलब सब एक टेक वन टेक चलो पैकअप. करेक्ट करेक्ट. राकेश एक और टैलेंट. कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे हो तुम यार. यू डेवलप्ड प्ले राइट वगैरह हो, प्ले लिखे तुमने. यू डेवलप्ड टैलेंट जो बहुत लोगों को नहीं पता है, और मैं चाहता हूँ कि इस शो में उसका जिक्र हो. यू आर ब्रिलियंट पोएट और काफ़ी अच्छे अच्छे पोएम्स तुमने लिखी हैं, गाने लिखे हैं. पहली बात ये माइंड में आया कैसे एक्सप्रेस करने का टू दिस फॉर्मेट, और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ राइटर where you write poems and you express your feelings and your thoughts. मेरे फादर एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, लेकिन हल्की सी कलाकारी थी उनमें. कलाकारी ये थी कि जिस तरह से एक बढ़ते हुए बच्चे को माँ कोई मुहावरा सुनाती है ना. है ना, हमारे घरों में होता है ना, कोई मुहावरा सुनाती है या कोई इडियम सुनाती है जिससे आपको कोई सीख मिलती है. Correct. मेरे फादर मुझे गालिब के शेर सुनाते थे. वाह. उनके पास हमेशा मेरे बचपन में, मेरी जवानी में उनके पास हमेशा हर सिचुएशन के लिए एक शेर होता था. क्या बात. और 90% वो गालिब का ही होता था. क्या बात. तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एज यू ग्रो है ना, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरा बाप क्या रहा है यार, क्या कहना क्या चाहता है, इससे क्या सिखा रहा है मुझे. तो मुझे लगा माय फादर इज गिविंग मी ग्रेट टीचिंग, यू नो. एंड एक पॉइंट आया कि मैंने पकड़ लिया फिर उसको. ओके. तो मैं खुद भी गालिब का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ कोशिश करूँ कहने की, लिखने की. तो थोड़ा सा लैंग्वेज को भी अपनी
सुधारा, सुधारा। डिक्शन को सुधारा, थोड़ा नॉलेज भी गेन की, फिर जो दिल में आया कुछ लिख देता हूँ। मतलब तुम्हारी जो पोएम मैंने भी सुनी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमको सुनाने के लिए भी। तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ वो जो लाइनें लिखी हैं तुमने ना, वो लगता है कि ये राकेश, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू डेवलप्ड एज एन एक्टर, ये टैलेंट कैसे हो सकता है? नॉर्मली होता है ना, एक राइटर होता है, कुर्ते पजामा में होता है या हाथ में होता है, कुछ एक अलग ही उसका गेटअप होता है एक लिखा हुआ। बट इतना डेप्थ, इतनी गहराई तुम्हारे उसमें राइटिंग में है, पोएम्स में या तुम्हारे शेर व शायरी में, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। नॉट दैट आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर टैलेंट, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैलेंट तुमने उसको तराशा। तो आई रियली want to compliment you and really we all applaud you with not getting tired with one talent। तो क्या होता है, सपोज मैं एक्टर हूँ तो मैं खुश है, सब सही चल रहा है, तो आदमी आलसी हो जाता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुमने उसके साथ साथ एक राइटर का वो भी जामा पहन लिया, उसके बाद तुम डायरेक्टर भी हो गए प्लेस के। अपने आप को खोजने की जो तुम्हारी जो आदत है ना, वो बहुत ही इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यू नेवर, जब से मैं तुमको जानता हूँ शुरू से ही, मैंने कभी तुमको थकते हुए नहीं देखा। टच वुड। you have always lived your life, there's a lot of energy, lot of passion, and ये भी करना है। I think it's an example for people to remember and to note। तो कुछ अच्छा जो अच्छा तुमने लिखा, सब अच्छा ही है। I want you to narrate and read out one or two good poems of yours, and we will end the show with your poems। देखो, एक मैं तुमने जो कहा वो 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। उन्हीं मेरे घर में 2 सेंटेंस बोलना अलाउड नहीं है किसी को भी, ना मुझे, ना मेरी वाइफ को, ना मेरे बच्चों को। एक है आई एम टायर्ड और दूसरा आई एम बोर्ड। ये 2 चीजें आप बोल ही नहीं सकते। क्या बात। उसकी वजह ये है कि मैं ये मानता हूं कि मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा हूं। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया एक्टर बनने के लिए। मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर बन गया, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। करेक्ट। तो मैं टायर्ड कैसे हो सकता हूँ? मैं बोर्ड कैसे हो सकता हूँ यार? और बोर्ड आज के ज़माने में, जब तुम्हारे पास दुनिया तुम्हारे सामने है, तुम्हारे बटन पे तुम जो चाहो वो देख लो, तुम बोर क्यों हो रहे हो? ये वर्ड क्यों बोल रहे हो? और तुम आई एम टायर्ड क्यों बोल रहे हो? तुम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो से तुमसे करवाया जा रहा है। करेक्ट है ना? जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं पिछले 45-47 सालों से एक पिकनिक में हूँ। मैंने काम तो कभी किया ही नहीं। करेक्ट। काम तो आदमी वो करता है जो ना करना चाहे और उसे करना पड़ रहा। भाई, एक पेंटर अगर पेंट कर रहा है तो काम कर रहा है क्या? एक पेंटर पेंट कर रहा हो, एक सिंगर रियाज कर रहा है तो वो काम कर रहा है क्या? काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसी मेरी फीलिंग है, मतलब ऐसा मेरा। करेक्ट। अगर कोई यंग जनरेशन देख रही है तो मैं अपने आप को ऐसे चैनलाइज करता हूं। करेक्ट। मतलब अपनी एनर्जी को। करेक्ट। रही बात पोइट्री की, तो एक मैं सुना देता हूँ। एक इसमें पूरी जिंदगी का फलसफा भी है। ये जो मैं कुछ लाइनें सुना रहा हूँ कि इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा? एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा? तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं मचल, तभी तो महजबी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात। बाहर निकल और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना। बाहर निकल और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो नाज़नी के साथ होगी मुलाकात। इतना भी ना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा?
अब ये इमोशन जो है, ये अंबानी या अडानी इसको एंजॉय नहीं कर सकते। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा? तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात क्या बात, कि यार मेरे पास वो नहीं है यार। करेक्ट। ये भी एक इमोशन है ना, आप इसको एंजॉय करते हो कि काश मुझे वो मिल जाए। इतना भी ना संभल के चल तू सुन या कह कोई गजल, तभी तो शायरी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात, ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा? क्या बात, ना सुनेगा ना सुनाएगा ना जीने का मजा क्या आएगा? तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। बेकली इज रेस्टलेसनेस। या ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा? तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल तू छोड़ वो कल और जी ये पल, तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। उस कल में जीता जाएगा तो इस पल से तू क्या पाएगा? तो कैसे चला चली के साथ होगी क्या बात, मुलाकात। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। तो मेरी हमेशा ये पॉलिसी रही है कि थोड़ा सा कहीं फिसलता रहना चाहिए आदमी को, कि मैं ये भी कुछ करके देखूं, क्या होगा, नहीं होगा ना, ये भी कुछ करके देखूं। तो सुपर। एक और सुना दे। एक और मैं मतलब ऐसा प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ, तो मुझे अपनी चीजें, शायर हो तुम, ऐसी बात नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? मुशायरे वगैरह में जाता हूँ मैं, हाँ। शिरकत करता हूँ मुशायरे में, कवि सम्मेलन में, लेकिन वो मुझे मतलब अपनी लिखी हुई चीज़ें ऐसे याद नहीं रहती। करेक्ट। तो कई दफ़ा मुझे देखना पड़ता है मैंने क्या लिखा भाई। तो एक दोस्ती के ऊपर मैंने अच्छी चीज़ लिखी है। शहर तो बदल रहा है तू, शहर तो बदल रहा है तू, पर दोस्त मत बदलना। मुश्किल है किसी नए की सोच के साथ में चलना। पुराना किसी बात का बुरा मानेगा फिर मान जाएगा, पुराना किसी बात का बुरा मानेगा फिर मान जाएगा। आसान नहीं है नए दोस्त को समझाना और समझना, तेरी आह निकलने से पहले पुराना सामने होगा। तेरी आह निकलने से पहले पुराना सामने होगा। नया तो कह देगा कि आज मुश्किल है मेरा घर से ही निकलना। तेरे भारी से भारी गम हमने साथ में बैठकर पिए हैं। तेरे भारी से भारी गम हमने साथ में बैठकर पिए हैं। देखा है दोस्ती की आंच में मुश्किलों का पिघलना। वो गालियां किसको देगा, वो गालियां किसको देगा जो कानों को ही जला दे। वो गालियां किसको देगा जो कानों को ही जला दे। दम घुट जाएगा अगर बंद हुआ तेरी जुबान का ही चलना। तेरे कई राज ऐसे भी हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं करते। तेरे कई राज ऐसे भी हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं करते। तेरे भी कई राज ऐसे हैं। तेरे कई राज ऐसे भी हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं करते। जो खुल गए तो बंद होगा नई गलियों से गुजरना। हम दोस्तों को याद किया कर इस उम्र में, खुदा को नहीं। उसने गलती से भी याद कर लिया तो पड़ेगा तुझे निकलना। वेरी गुड, क्या बात है राकेश, क्या बात है। दोस्ती के इस सुर पे आई थिंक रियली टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। हमारे तो बहुत हैं अब तो, हम लोग तो वी कैन टॉक फॉर, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स, लेकिन एक समय की सीमा तो है ही। इस पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राकेश फॉर योर टाइम। एंड जैसा कि मैंने आप लोग से पहले कहा कि ये मेरा दोस्त जो है ये मल्टी फैसेटेड बंदा है। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पोएट। It's not a joke to have these talent, the genre of talents in one man. Thank you for watching my podcast and following it and liking it. Thank you. थैंक यू अशोक। मुझे ये फीलिंग हमेशा आती है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो फाड़ डाल रहा हूँ, अभी मैंने किया ही किया। ऐसा मैं तो आज ही अच्छा सॉन्ग सुनता हूँ, एक्साइट होता हूँ। मैं दिख क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे सुन कौन रहा है, मुझे कितने व्यूज मिल रहे हैं। नॉनसेंस। ये कैंप वाले जैसे होता है, थोड़ी सी चीज जुड़ी करना।